चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक शिक्षक भर्ती सीजी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सबका स्वागत है। आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण पे होगी जो कि दैनिक जीवन से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि साइंटिफिक प्रोसेस से। आज हम बात करेंगे ग्रेगर जोहान मेंडल के उस एक्सपेरिमेंट के जिसके दम पे आज अलग अलग ऊंचाइयां साइंस के क्षेत्र में प्राप्त की जा रही है। चलिए, जितने प्रतिभागी जुड़े एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, आज का सेशन जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आज आपको विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीकों से, जिसमें का पहला प्रश्न आपसे जेनेटिक्स से पूछा गया है कि भाई अनुवांशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन को बोला गया क्या, या ग्रेगर मेंडल को, या वाटसन और क्रिक को, या थॉमस हंट मॉर्गन को। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बता दूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको अनुवांशिकी का जनक कहते हैं वो कौन है भाई, ग्रेगर जोहान मेंडल। और जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले उन्होंने मधुमक्खी को पकड़ा। किसको पकड़ा? मधुमक्खी, जो कि एक जीव थी, और मधुमक्खी चूंकि उड़ के भाग जा रही थी जिसके कारण से उन्होंने मटर को चुना। किसको चुना? मटर। और मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। चलिए, लगभग सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि मटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? लॉ ऑफ सेग्रेशन है ना, इसमें से लॉ ऑफ सेग्रेशन किसने दिया आपको बताना है। डार्विन, मेंडल, मॉर्गन और बैटसन। ठीक है, तो आपको पता है कि मेंडल ने 3 अलग अलग नियम दिए हैं। ठीक है, कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। एक है आपका प्रभाविता का नियम, एक क्या है, प्रभाविता का नियम। दूसरा है आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन जिसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्मेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 3 नियम दिए हैं जिसमें से प्रभाविता और पृथक्करण जो है ये मोनोसेक्रेड है, एक संकर पे आधारित है, और ये द्विसंकर पे आधारित है। कौन? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसका खंडन किसने कर दिया था? मॉर्गन ने। किसने खंडन किया था? मॉर्गन ने। तो ये भी याद रखना है मॉर्गन का नाम कि भाई जो स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत है इसका खंडन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। चलिए, तो पृथक्करण का नियम किसने दिया भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेंडल साहब ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं। चलिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस के अलग अलग लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। जितने बच्चे जो नए जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रयोगशाला परिचारक के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि एक ही जीन के अलग अलग रूप को क्या एलील कहते हैं, कि जीनोटाइप कहते हैं, कि फिनोटाइप कहते हैं, कि क्रोमोसोम कहते हैं। आप सबको बता दूं कि जो कोशिका होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लास्टिड। इस प्रकार से बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जिसमें से एक क्या है हमारा, न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक में ही भाई क्या मौजूद होते हैं? तो केंद्रक में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम। हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। जैसे कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं भाई? 46 गुणसूत्र। कितने हैं? 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र। अगर उसको पेयर में पूछा जाए, जोड़ी में पूछा जाए तो कितने हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। तो ये क्रोमोसोम की संख्या भाई आपके ह्यूमन बॉडी में कितने? 23 जोड़ी, 46 है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में मौजूद है क्या? डीएनए। ये क्या है भाई? बाल काले होते हैं, वो एक तो जीन के लक्षण है, लेकिन किसी का देखना कुछ अलग अलग कलर में होते हैं, हल्का ब्राउन, किसी का थोड़ा सा ज्यादा ही ब्राउन, किसी का व्हाइट कलर का। तो ये क्या है? एलील की वजह से होता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एलील कहते हैं। मतलब जीन के विभिन्न रूपों क्या कहते हैं? एलील। सर, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? क्रोमोसोम तो मैंने बता दिया है ना। तो अभी आपको बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब जो चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जो चीजें हमको दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जैसे कि मान के चलो आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? गर्ल है, और ये क्या है? बॉय है। तो आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 2।
तो दो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। लेकिन इसके जीन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जीन थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। तो जीन इसके आपको पता है कि 23 जोड़ी होते हैं, तो जो इसके क्वालिटी है फिनोटाइप को क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चंस की ओर। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत इजी प्रश्न, अब ये नहीं जानोगे तो फिर देख लेना है ना, ये बिल्कुल आपको आने चाहिए कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी, 46, 22, 44। आपको यहां पे पूछा गया कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, अभी बताया हूं कितने गुणसूत्र होते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं। कोमल कश्यप बोल रही है 23 होता है सर, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे कि आसिफ भी बोल रहे हैं ए होता है, ए नहीं होता है भैया। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ो कि प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं कितने, 46। अगर बोला जाएगा कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तब क्या करोगे, 23, क्योंकि 23 दूनी कितना, 46, ठीक है। तो 23 दूनी होता है 46। आपको बता दूं कि मानव शरीर में है ना XX और XY एक लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जो कि XX किस में होता है भाई, फीमेल में, और XY किस में होता है, मेल में होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 23 जोड़ी में, तो 22 जोड़ी जो होता है बेटा, ये 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं, सोमैटिक सेल के होते हैं, जिसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। तो कितने का योगदान है सर, एक का योगदान है, और ये कौन है, ये XX और XY। तो इसमें से लिंग वाले कितने हैं, एक है, और अलिंग वाले कितने हैं, 22 हैं। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र है, तो कोशिका में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा शब्द है जो विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है, एलील करता है, या होमोजीनस करता है, या हेट्रोजीनस बोलता है, कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आपको दिखाई देंगे, तो बिल्कुल उसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा इंग्लिश में याद रखना, ठीक है। चलिए क्योंकि जीन के बारे में बताया, इसलिए जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, इसीलिए इसको बोला गया है। चलिए बहुत सारे अलग अलग आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बिल्कुल लाइक जरूर करो यार, है ना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता रहता है। तो कौन सा शब्द जो है विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन सा भाई, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। जो विपरीत लक्षण है, कैरेक्टर्स हैं, कारक हैं, लक्षण है, ये जो है विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे 14 विपरीत, है ना, 14 लक्षण किसने देखा भाई, तो 14 लक्षण देखे थे किसने, हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने। किसमें देखे थे, पैसम सेट्रियम जो मटर होता है, ठीक है, ये मटर में देखने को इसको मिला था। कितने जोड़ी लक्षण बोलेंगे, तो 7 विपरीत, कितने, 7 विपरीत, ठीक है। तो जोड़ी में कितने, 7, लेकिन कितने लक्षण देखे थे बोलेंगे तो 14, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एक अगला क्वेश्चंस, जब एक जीन की गतिविधि को एक गैर एलेलिक जीन गतिविधि द्वारा दबा दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो बता दो हूं कि भाई किसे बोलेंगे। राधे राधे भाई, सभी का स्वागत है। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं बिल्कुल लाइक जरूर करना। चलिए कि एक जीन की गतिविधि को एक गैर एलेलिक जीन की गतिविधि द्वारा दबा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एपिस्टैटिस बोलते हैं, सप्रभाविता बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं, कोडोमिनेंस, या फिर बोलते हैं, या लिंकेज बोलते हैं, सहलग्नता, ठीक है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर बी 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 में क्या है भाई, सप्रभाविता नहीं, कोडोमिनेंस नहीं बोलते। चलिए सी क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए एपिस्टैटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिस बोलते हैं भाई जब एक जीन की गतिविधि को एक गैर एलेलिक जीन की गतिविधि द्वारा दबा दिया जाता है, उसे एपिस्टैटिस कहते हैं। वर्ड्स को याद रखना है, इस चैप्टर में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस है, छोटे छोटे वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सप्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, लिंकेज क्या है, इसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव रक्त समूह, है ना, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है, ABO
में कितने फेनोटाइप होते हैं? अब मैंने बताया फेनोटाइप मतलब किसको बोलते हैं, अब याद रखना उस टर्मिनोलॉजी को। फेनोटाइप मतलब जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। ठीक है, तो एबीओ में कितने फेनोटाइप होते हैं? 2 फेनोटाइप, 3 फेनोटाइप, 4 फेनोटाइप या 6 फेनोटाइप? चलिए बिल्कुल इसका आंसर चाहिए भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए सबसे आंसर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आज। चलिए फटाक से आंसर चाहिए कि मानव रक्त समूह एबीओ में कितने फेनोटाइप होते हैं? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर, किसी का 3 आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलिए ABCD आंसर बिल्कुल, रजनी साहू, उर्मिला, हेमलता, स्वीटी, जगदम्बा, प्रीति, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। अक्षय, महेश्वर, सुषमा रानी, दिनेश बंजारे, वेरी गुड। चलिए ठीक है, प्रतिमा 8A, खुशबू सेन C, प्रीति 4। चलिए बहुत बढ़िया। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर C, 4 दिखाई देते हैं। कौन कौन से 4 दिखाई देते हैं? तो एक आपको दिखाई देगा ब्लड ग्रुप A, एक दिखाई देगा ब्लड ग्रुप B, एक दिखाई देगा ब्लड ग्रुप AB और एक दिखाई देगा ब्लड ग्रुप O। तो आपको 4 ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने बोला है फेनोटाइप मतलब जो चीज दिखाई देता है। तो कितने फेनोटाइप्स दिखाई देते हैं भाई? तो 4 फेनोटाइप्स दिखाई देते हैं। ये पॉइंट एकदम से हुबहू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भाई ब्लड ग्रुप में कितने फेनोटाइप होते हैं, कितने जीनोटाइप होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेंडल के प्रयोग में, किसके प्रयोग में? मेंडल। आपको पता है ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर का पौधा लिया था। मटर का पौधा लेने का कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि वो एक वर्षीय पौधा है ना, दूसरा उसमें स्वपरागण और परपरागण की क्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, वो आसानी से उग जाते हैं। तो बहुत सारे लक्षण के कारण से उन्होंने मटर का पौधा लिखा था, जिसको उद्यान मटर की संज्ञा दिया गया था। मटर के पौधे के साथ F1 पीढ़ी में किस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है, ये बताना है। तो मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधे के साथ F1 पीढ़ी में किस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर A, 3:1, 1:2:1। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और लगभग बहुत सारे बैंगनी कलर के और बहुत सारे क्या किए थे, सफेद कलर के पौधे लिए थे। तो कुछ क्या लिए थे भाई, सफेद कलर के, और कुछ क्या लिए थे, बैंगनी कलर के पौधे लिए थे। अब जब दोनों का उन्होंने है ना जेनेटिक्स देखा, उन्होंने फेनोटाइप्स जीनोटाइप्स देखा, तो उनको समझ आया कि भाई जो बैंगनी कलर है, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, जिसका दबदबा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी, और जिसका दबदबा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी। तो मैंने अभी क्लास में आप लोग को बताया था कि भाई एक गोल बीज है और एक झुर्रीदार बीज है, ठीक है, मतलब राउंड है और रिंकल्ड है। तो जो राउंड और रिंकल्ड है, तो वो राउंड वाला क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, और जो सफेद कलर का होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा, रेसेसी होगा। और जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए कि 75:25 में उसको देखने को मिला कि 100 में से 75 किस कलर के थे, बैंगनी कलर के थे, और 25 किस कलर के थे, सफेद कलर के थे। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने जनरली एक्सपेरिमेंट में देखा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहां पे F1 पीढ़ी बोल दिया है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, 3:1, 3:1। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस, एक जीव का दृश्य रूप या उसकी शारीरिक विशेषता किसके द्वारा निर्धारित होती है? चलिए ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल लाइक जरूर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, चलिए बता दो भाई, एक जीव का दृश्य रूप या उसकी शारीरिक विशेषता किसके द्वारा होती है? अभी बताया हूं, तो सभी से उम्मीद रहेगा कि बिल्कुल सबसे मेरे को आंसर चाहिए। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बताया हूं ना, जो चीज दिखाई देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे एक जीव का दृश्य रूप, क्या पूछा है? एक जीव का दृश्य रूप या उसकी शारीरिक विशेषता, ये डिसाइड होती है किसके द्वारा? जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा ये चीज क्या होती है? डिसाइड होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि मान के चलो मेरा रंग गोरा है, तो किसके द्वारा होगा? जीन के द्वारा होगा। कि मेरा बाल काला है, तो किसके द्वारा होगा? जीन। क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है ना, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है भाई? जीन है। तो जीन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे कुछ बच्चे फेनोटाइप करें, तो फेनोटाइप तब होगा जब जीन में दिखाई दे। किस में दिखाई दे? जीन में दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा? फेनोटाइप। यहां पे क्या पूछा गया है? एक जीव का दृश्य रूप। ठीक है, एक जीव का दृश्य रूप
उसकी शारीरिक विशेषता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो जीन के द्वारा। विशेषता पूछा गया ना, तो जीन हम लोग पढ़ ही तो रहे ना, जेनेटिक्स। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता, जेनेटिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक्स है। तो ये जो हमारा जो ग्रेगर मेंडल जोहान साहब थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जीन पर ही किया था, और इन्होंने बताया कि जीन कैसे किसी जीव के स्वरूप को डिसाइड करता है। यही बताया है कि जीन कैसे किसी जीव के शरीर को, ठीक है, डिसाइड करता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट। चलो कार्बोहाइड्रेट वाले कितने हो भाई? सब बी लगाए हैं सर। हाँ, जान रहा हूं ना, बी क्यों लगाया उसको भी बताया ना मैं, क्यों लगाया हो। ठीक है, चलिए इसको बता दो भाई। चलिए इसको बता दो कि डीएनए का बिल्कुल 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 क्या कार्बोहाइड्रेट होगा कि प्रोटीन होगा? चलिए विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी मैंने क्लास में बताया भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का क्या होता है भाई? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने बताया कि डीएनए में जो एडेनिन और थायमिन होता है वो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन होते हैं वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, तो इतनी बातें यहां से आपको याद रखनी है। आरएनए का काम मैंने बताया था कि आरएनए जो होता है ये संदेशवाहक होता है। क्या होता है? संदेशवाहक। जो इंफॉर्मेशन डीएनए को मिलती है उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं अभी भी समय है। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट 3 दिन में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सार लाइन को, जो टू द पॉइंट एग्जाम में छपने वाली लाइन है, उसको पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस का 20 जो टॉपिक अलग अलग टॉपिक है ना, कार्य, ऊर्जा के उपयोग और स्रोत, तरंग और ध्वनि, विद्युत धारा, उष्मा, प्रकाश, और जितनी भी फिजिक्स के टॉपिक हो गई, पर्यावरण के टॉपिक्स हो गए, केमिस्ट्री टॉपिक हो गए, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यू करना चाहते हो 30-30 क्वेश्चंस का सेट, जिससे पेपर में आपके नंबर बढ़ जाए, तो बिल्कुल ये साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। कुछ भी दिक्कत होता है दिए गए नंबर पे कॉल कर लो। ये बिल्कुल इसकी कीमत 128 रुपए है, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर ये दे के जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे एक बार जरूर इसको परचेस करें, एक बार देखें, कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 100 रुपए कीमत है और 28 रुपए जीएसटी, आपको 128 रुपए पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बढ़िया से आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की लाइंस देखने को मिलेगी। प्रिंट आउट भी करा सकते हो। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आपको 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पीडीएफ देखने को मिलेगा। एक और साध्य पीएससी एकेडमी हमारे प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो हमारी टेस्ट हुई थी, जो 5 मॉक टेस्ट था, उसके सार चीजों को इसमें शामिल कर दिया गया है। मतलब जो हमारी टेस्ट हुई थी ना, उसकी पूरी कंप्लीट क्वेश्चन 5 पूरे मॉक टेस्ट इस बुक में इंक्लूड है, और इसकी कीमत मात्र 31 रुपये रखी गई है। तो जो बच्चे टेस्ट दिलाने से वंचित हो गए थे, अगर वो परचेस करना चाहते हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये वाले परचेस कर सकते हैं। इसकी कीमत 31 रुपये। तो जितना टेस्ट हुआ था ना उसका सार है। और ये वाला जो था भाई, ये कौन सा है? एमसीक्यू है, 1 लाइनर, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के सार। क्या सर अभी लेना सही है कि नहीं है? बिल्कुल ले सकते हो, अभी भी समय है। मुश्किल से 5-6 घंटा लगेगा आपको तैयारी करने में, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बेस पे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस, किसी एक डीएनए में से आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलिपि, फोटोकॉपी। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसी एक डीएनए में से आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है सर, सीडीपीवीएस कब पढ़ाएंगे भाई? टेंशन मत लो। ठीक है, गीता जी बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। ईवीएस की बुक आएगी अनोखी, टेंशन मत लो। ठीक है सर, मेरा 12वीं में 89% है, बट मेरा क्या बोल रहे हैं, छपरी के एग्जाम नहीं कर रहे हैं। परसेंट से कंपटीशन एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका 50% भी है तो आप 99% वाले को मात दे सकते हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपसे मेहनत मांगता है,
आपसे स्ट्रेटजी मांगता है, आपसे स्मार्टनेस मांगता है। जो चीजें पेपर में जितने जिंदगी भर आपने पढ़ा है, पेपर में उसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, चलिए 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 आगे करो भाई। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुलेखन। क्या हो जाएगा? अनुलेखन। अनुलेखन तो प्रतिलिपि मतलब क्या? अनुसरण कर रहे हैं ना। फोटोकॉपी मतलब क्या? अनुसरण किसे बोलते हैं? हूबहू चीजों को करना, तो क्या हो जाएगा? अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं। केवल पूछा गया है कि भाई डीएनए केवल किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड और सभी साथ में। चलिए चलिए, तो डीएनए केवल निम्न में किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड सभी साथ में किसके बने होते हैं भाई? जल्दी बता दो, जल्दी। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी बढ़ेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि सर डीएनए जो बने होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। केवल पूछा गया ना भाई, तो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक। इसीलिए तो इसको डाईराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डी वाले लोग भाई थोड़ा देखो, क्वेश्चंस पढ़ो यार। केवल पूछा गया, केवल किसके बने होते हैं? तो केवल किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं या किस रूप में जाना जाता है? अब ये जीवाश्म वाला चैप्टर आपके 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के बुक में एससीईआरटी में दिया है, जहां पे मैंने क्लास में बताया था जीवाश्म के पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रो रसायन आपको बारीकी से पढ़ाया है। अब इसी जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो ओरिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी या पेलियोटोंटोलॉजी जो भी है। ठीक है, तो भाई बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा पेलियोटिंटोलॉजी। ठीक है, पेलियोएंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? ऊतक के अध्ययन। किसको बोलते हैं? ऊतक के अध्ययन। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? कवक के अध्ययन। किसको बोलते हैं? कवक का अध्ययन। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? मैंने आपको बताया कि कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जिसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, प्लास्टिड भी होती है। अब ये इसमें किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल पैकेट, आत्महत्या की थैली। प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब कवक, सॉरी प्लास्टिड मतलब क्या? लवक। क्या बोलते हैं? लवक। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 एंड 2 एंड 3। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 2 एंड 3 यहाँ पे आपके लवक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, दोनों जगह पे आपके पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, 2 एंड 3। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 36 युग्म, 1 युग्म, 22 युग्म, 2 युग्म। बहुत सरल प्रश्न है, ये नहीं जानोगे तो पूरा पृथ्वी उठा के मुंह मारूंगा। ठीक है, चलिए बता दो भाई, आप लोग बताओ, ऑफलाइन वाले बच्चे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं पता? चलो चलो, कैसे नहीं पता होगा भाई, है ना, अभी तो कराया हूं। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म? इसका आंसर मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से चाहूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों से चाहूंगा भाई इसका आंसर। इतना मारूंगा गलत बता रहा हो। ठीक है, गलत नहीं बताना है, मुंह उठा कुछ भी आंसर नहीं देना है, बी सी डी कर रहे हो। ठीक है बेटा, एक युग्म, एक जोड़ी। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। मेल में कौन सा पाया जाएगा? XY, और फीमेल में कौन सा? XX। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्र है। कौन सा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है। 14 बार यहां पे बता चुका हूं, ये 15वीं बार थी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है लक्षण। क्या? लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, ये आपको बताना है कि जो लक्षण है वो किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। 1 2 3 4। तो पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए द्वारा, केवल पैतृक डीएनए द्वारा, केवल मातृ डीएनए द्वारा, या केवल मातृ दादा दादी के डीएनए द्वारा। अगर आपको पूरी तरीके से साइंस पढ़नी है, ठीक है, फ्री एमसीक्यू, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री एमसीक्यू पढ़नी है,
तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाना है और साइंस बाई राकेश सर करके सर्च करना है। पूरे प्रयोगशाला के 20 के 20 टॉपिक मैंने कराया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डलवा दूंगा ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल सके और एक बार पूरा रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज होना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए कि भाई लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? दोनों के द्वारा होंगे, पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए। मैंने अभी बताया ना, जैसे कि अगर मेल में पाया जाता है कौन सा? एक्स और वाई, फीमेल में कौन सा? एक्स एक्स। तो ऐसा तो नहीं कि केवल इसी के द्वारा होगा, दोनों के द्वारा होगा ना, तो दोनों के लक्षण मिलेंगे और दोनों से क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चंस। चलो राकेश सर छोटा छोटा क्वेश्चंस कराते हैं। छोटा क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है ना, कॉमन सेंस होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए, उससे भी मतलब है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, भाई बड़ा क्वेश्चन पेपर में इसलिए दिया जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए, मुझे भी ऑफलाइन आना है, स्वागत है वीरेंद्र। ठीक है, चलिए, मानव में लिंग गुणसूत्र की वंशानुगतता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे अपने पिता से एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग उनकी माता से प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, सभी बच्चे अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग उनके पिता से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, सभी बच्चे अपनी माता से एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग पिता से प्राप्त करते हैं। या चौथा, सभी बच्चे अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग उनकी माता से प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया यार। ठीक है, अब इसमें बड़ा है कुछ, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया तुम लोग, तो हवा करते रहते हो, वन लाइनर कराते हो, ऐसा है दुनिया भर का चीज। ठीक है भाई, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बोला क्या गया है बस ये, अगर ये पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई हमको पता है कि दोनों से होता है और जो मेल का वाई क्रोमोसोम है ये डिसाइड करता है। तो आपको लिखा है ना कि यहाँ लिंग उनके पिता से प्राप्त गुणसूत्र द्वारा होता है और सभी बच्चे अपनी माता पिता से क्या प्राप्त करते हैं? एक्स। तो एक्स और एक्स तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जो लिंग डिसाइड होगा किससे होगा? वाई से होगा। तो क्वेश्चन के बड़ा होने से मतलब नहीं है, कॉमन सेंस और उसके कॉन्सेप्ट से मतलब रहता है। दैट्स क्लियर। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 कि सभी बच्चे अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग उनके पिता से प्राप्त करते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा बेबी है, गर्ल्स है या बॉयज है, ये डिसाइड कौन करता है? मेल क्रोमोसोम। कौन डिसाइड करता है? मेल क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा बेटा आप लोगों से कि अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो बता दो भाई। किसी आबादी में व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों को मापना, विभिन्न जीवों की पोषण आवश्यकताओं को विश्लेषण करना, किसी परिवार के भीतर पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों की वंशानुगतों का पता लगाना या किसी पर्यावरण में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अंतःक्रिया का अध्ययन करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। देखो 60 क्वेश्चन प्रयोगशाला में आएंगे तो 60 के 60 कठिन नहीं आएंगे, 10 ही कठिन क्वेश्चंस रहेगा, 10 कॉमन सेंस वाले रहेंगे, 30 क्वेश्चन इजी रहेंगे और 20 क्वेश्चन या 15-10 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से बनाना है, दबा के बनाना है, जितना हो सके बनाना है, तुक्का नहीं मारना है। तुक्का इन द सेंस जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता वो क्वेश्चन छोड़ देना है। बाकी आप 99 भी बनाओगे, 99 के बारे में 50-50 भी है तो मारो 99। ठीक है, लेकिन बस फिजूल का नहीं मारना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़े हो, उसको नहीं करके आना है भाई। चलो, तो अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य है किसी आबादी में व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों को मापना है या विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को विश्लेषण करना है या किसी परिवार के भीतर पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों की वंशानुगति को पता लगाना। इसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हमारे जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जिसको हम लोग अनुवांशिकी क्या बोलते हैं भाई? पिता। अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। तद्रुप प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितनी किस्म के युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? चलिए, आज ही मैंने इसको क्लास में कराया हुआ है।
ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल बना लोगे भाई। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अभी भी कुछ महान बच्चे लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो मुझे तो वीडियो को लाइक चाहिए भैया ना, क्योंकि मेरा टारगेट आज का 500 लाइक होना चाहिए, तो सभी बच्चे के सहयोग से 500 लाइक होगा। चलिए, तो बताना है कि मेंडल ने तद्रुप प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्म के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों के एक लक्षण के अलावा एक समान थी। हमने पूरे प्रयोगशाला परिचारक के एक टॉपिक को यूट्यूब में कराया हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विपरीत विशेषकों के अलावा 14, ठीक है, कितने हो जाएगा, 14 विपरीत लक्षणों। अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 7, लेकिन टोटल लक्षण कितने थे, 14 थे। पहला, कुछ गोल थे तो कुछ झुर्रीदार थे, कुछ लंबे थे तो कुछ क्या थे, बौने थे, है ना। इस प्रकार से कितने लक्षण देखे, 14 लक्षण देखे। किसमें, मटर में। तो मेंडल ने किसमें देखा, मटर में। कितने, 14। अगर जोड़ी में पूछा जाता तो 7 विपरीत लक्षण। कितने विपरीत लक्षण, 7 विपरीत लक्षण। अगला क्वेश्चन है बेटा, मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। याद रखना है कि मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस, मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, जो रखना रख लेना, यहां क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून मनीषा, गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हो बिल्कुल लाइक करते जाओ भाई। चलो बताओ कि मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या कितनी है। क्या फिनोटाइप 4 है, जीनोटाइप 16 है, फिनोटाइप 9 है, जीनोटाइप 4 है, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो हमने देखा था, अगर ब्लड ग्रुप में हमने देखा था ए बी और ओ, तो हमने देखा कि भाई 4 तो क्या है आपके फिनोटाइप, जो दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। लेकिन आपसे पूछा है कि जीनोटाइप भी कितनी होती है। तो टोटल याद रखना बेटा, द्विसंकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में होते हैं 9। कितने होते हैं, 9। तो फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप कितने, 9। हमेशा जीनोटाइप की रेशियो ज्यादा होगी, 9 होगी। वेरी गुड, जितने बच्चे थे सबका आंसर था डी। तो याद रखना है, मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप की वैल्यू कितनी होगी, 4, और जीनोटाइप की वैल्यू कितनी, 9। क्लास में मैंने बताया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर, कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया है। बताइए भाई, किस लक्षण का चयन किया है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का अध्ययन किया है। चलो बता दो भाई, किस लक्षण का उपयोग किया है, किस लक्षण का उपयोग किया है। तने की लंबाई और फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फल्ली का रंग, बीज का रंग, और ये सभी का उपयोग किया है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, अपने अध्ययन में उन्होंने किसका उपयोग किया है, तो सभी का किया है। चाहे वो तने की लंबाई हो, चाहे फूल की स्थिति हो, चाहे फल का रंग हो, चाहे बीज का आकार हो, चाहे फल्ली का रंग हो, चाहे बीज का रंग हो। उन्होंने बताया कि बीज का रंग हरा और पीला होगा, तने की लंबाई है ना कैसी होगी, या तो फिर लंबी होगी या बौना होगा, फूल की स्थिति अक्षीय और अग्रपात होगा, फूल का रंग बताया उन्होंने बैंगनी या सफेद होगा, बीज का आकार बताया गोला होगा या झुर्रीदार होगा। इस प्रकार से उन्होंने कितने बताए, 7 अलग अलग लक्षणों को, विपरीत लक्षणों को बताया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, जीव नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जीन लिखा है। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन अपनी अपेक्षिक दूरी के आधार पर अलग अलग समूह बनाते हैं, एक संलग्नता समूह बनाते हैं, कोई संलग्नता समूह नहीं बनाते हैं, अंतःक्रिया समूह बनाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों ऑप्शन इक्वल लग रहे हैं क्या। यस सर, कि एक संलग्नता समूह बनाते हैं, कोई संलग्नता समूह नहीं बनाते हैं। तो अगर तुक्का भी मारना है ना बेटा, तुक्का मारने की स्थिति में ना ऐसे ऑप्शंस पे जाना है, ऐसे ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। तुक्का ले कंडीशन बता रहा हूं ना, ऐसे पता है तो बिल्कुल सही आंसर करना है। तुक्का वाली स्थिति में बता रहा हूं, तो आपको बताना है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक सहलग्नता समूह बनाते हैं। अब ये क्या है सर, सहलग्नता, सहलग्नता मतलब लिंकेज, क्या बोलते हैं उसको, लिंकेज। जैसे कि मान के चलो ठीक है, ये इस प्रकार के एक डीएनए है, क्या है,
डीएनए है। अब इस डीएनए में ना यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल क्या है? कैरेक्टर, जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। अब मान के चलो ये जीन है ना, अब इसको मैं थोड़ा इसको इधर करके ला रहा हूं, ये जीन है। अब ये जीन में ना स्पेशल यहां से यहां तक एक लक्षण है। क्या है? लक्षण है, एक ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या करता है पता है? ये ग्रुप ना मेल में दाढ़ी लाता है। क्या लाता है? मेल में दाढ़ी लाता है। अगर ये एक से दूसरे में चला गया तो बिल्कुल दाढ़ी आएगा, और नहीं गया तो दाढ़ी नहीं आएगा। इसलिए किसी बॉयस में ज्यादा एकदम घना हुआ दाढ़ी रहता है, किसी में नहीं रहता। और मान के चलो इसी किसी फीमेल में चला गया, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो फीमेल में भी हल्की हल्की क्या देखने को मिलता है? दाढ़ी देखने को मिलता है। रहता है ना कई लोग का हल्का हल्का देखा, पूरा नहीं रहता, तो क्योंकि हल्का जाता है ना, पूरा पूरा थोड़ी चला जाएगा। तो इसके अगर लक्षण चले गए तो फीमेल में भी आपको दाढ़ी मूंछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बेटा आपका पूरा खेल लिंकेज का। किसका है? लिंकेज का, सहलग्नता का। चलिए आपको बता दूं, प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके साध्य पीएससी एकेडमी लगातार कार्य कर रही है। पिछले बार जब 12,489 पदों की भर्ती हुई थी, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन की बात थी वो साध्य पीएससी एकेडमी के साथ थी। एक बार पुनः हम लोग 5 अगस्त 2025 मतलब आने वाला जो मंगलवार है से शुरुआत कर रहे हैं एक नए बैच की, जहां पे शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और व्याख्याता की विशेष क्लासेस चर्चर सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। जहां पे आपको सीडीपी साहू सर के द्वारा पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, विज्ञान मेरे द्वारा पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, इतिहास जैन सर के द्वारा, अंग्रेजी आपको पैडागॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे नेहा मैम आपके इंग्लिश पैडागॉजी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, और एक और सब्जेक्ट जो कि आपका फेवरेट है मैथ्स, वो नवीन सर के द्वारा पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस बार सेपरेट बैच चलेगी शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की, जहां पे शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड पे तैयारी की जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपीस है, और सहायक शिक्षक भर्ती जिसकी कीमत 36 रुपए है। इसकी अलग अलग आपको देखने को इंडिविजुअल मिलेगी। सर मेरा सब बिल्कुल 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 चलिए ठीक है। तो बिल्कुल अगर कुछ भी जानकारी लिखना है तो आपको दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, चाहे शिक्षक भर्ती के बारे में हो, चाहे सहायक शिक्षक भर्ती, चाहे व्याख्याता। कब से शुरू कर रहे हैं? 5 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले बता दूं, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की वन लाइनर बुक नहीं ले पाए हो, एमसीक्यू बुक नहीं ले पाए हो, तो बिल्कुल इसकी कीमत 128 रुपए है। ये आप तुरंत जाके साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 20 पीडीएफ और मिलेगा, और वो 20 पीडीएफ रहेगा टॉपिक वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया है? चलिए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, तो इसका आंसर बिल्कुल चाहिए। चलिए चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर भाई? चलिए बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक दूंगा ना एडवर्टाइजमेंट करके, वो भी जरूरी है ना, पता तो चलना चाहिए शिक्षक भर्ती की बैच चल रही है। भाई तुम लोग तो परचेस कर लियो, जिन लोग नहीं किए उन लोग को पता चलना चाहिए ना। चलिए, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है, लगातार क्वेश्चंस का आंसर देखते देखते थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा बिजी रहता है, तो बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, बताइए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने लक्षण देखे थे? 7। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, 7। ठीक है, चलिए पेपर में छपने वाला प्रश्न ही है। ठीक है, स्टार मार्कर डबल हैंडी कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, कभी कभी एक एकल जीन दोष कई माध्यमिक प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कभी कभी एक एकल जीन दोष कई माध्यमिक प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इसे क्या कहते हैं? बहुस्थलिकता, बहुप्रभाविता। ठीक है, चलिए सर प्लीज कल फिजिक्स की ऑल चैप्टर्स, थक गया हूं पूरी तरीके से मैं। ठीक है, पूरी तरीके से थक गया हूं, लगातार आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज करा दिया हूं, तो वहां से कर लो भाई, है ना। मन करेगा तो एक बार रिवीजन क्लासेस दे सकता हूं फिजिक्स का, आप लोग बोल दिए तो ठीक है, तो मैं कोशिश कर सकता हूं फिजिक्स की। हालांकि मैंने जितने भी टॉपिक्स थे फिजिक्स के 6 टॉपिक्स, उष्मा का, कार्य ऊर्जा शक्ति का, तरंग ध्वनि का, बल गतिकी, प्रकाश और विद्युत धारा, पूरे 6 टॉपिक्स का ऑलरेडी मैंने टॉपिक वाइज करा चुका हूँ। ठीक है, करेगा मन तो बिल्कुल मैं आप लोग को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 2 दिन और नहीं सही, मेहनत है ना, साल भर से तो कर ही रहे हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहु प्रभाविता। ठीक है, कौन से प्रभाविता? बहु प्रभाविता, जो कि कभी कभी एक एकल जीन दोष कई माध्यमिक प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहु प्रभाविता। आगे बताऊंगा, बहु प्रभाविता के बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस, और खतरनाक टाइप का लग रहा हो, गणित का क्वेश्चन पूछ दिया है, बट ये गणित का क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपके अनुवांशिकता जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, जहां पे आपको ये क्वेश्चन है कैरियोटाइप,
जैसे बेटा फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है, वैसी क्या है ये कैरियोटाइप। कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1, 2n+2 और 2n-2 की स्थितियां क्या कहलाती है, क्या स्थितियां कहलाती है, ठीक है। चलिए बता दो भाई, बता दो 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2 की स्थितियां क्या कहलाती है। सर प्लीज सर करा दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। जितने लोग नया जुड़ते जा रहे हो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, मोटिवेशन क्लास से बना रहता है। चलिए, असुगुणिता, बहुगुणिता, परबहुगुणिता और एक सूत्रता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, असुगुणिता जो होता है ना, ये असुगुणिता याद रखना। ये असुगुणिता क्या होता है पता है, किसी किसी का जो उंगली होता है देखना छठ रहता है, नोटिस किया हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो 2n+1 की कंडीशन है वो एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गई है। तो असुगुणिता मतलब जो 6 उंगली वाला कंडीशन ना, उसको क्या बोलते हैं, असुगुणिता। क्या बोलते हैं, असुगुणिता। तो वो जो 6 वाला करण है वो असुगुणिता करण होता है। हालांकि इसका आंसर जो है 2n+1, 2n-2, 2n+2 और 2n-2 की जो स्थितियां हैं ये कहलाता है बेटा आपका असुगुणिता वाली कंडीशंस, ठीक है। चलिए समझ आ गया। तो ऐसे ही 6 उंगली नहीं हो जाता, किसी का 4 उंगली, उसका भी कारण है। कौन सा कारण है, जीन। तो सोचो हमारा ग्रेगर जोहान मेंडल ने कितना बढ़िया काम किया है, ठीक है। अगर अब ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट इतना बढ़ गया है, बहुत सारा जेनेटिक्स वाला बीमारी होता है ना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया है ना, और बहुत सारे जो बीमारियां आगे पढ़ाऊंगा अभी, तो उसमें अगर पता चल जाएगा किसी को समस्या है तो हम उसको स्टार्टिंग से ही उसके जीन को निकाल के क्या कर देंगे, फेंक देंगे, तो वो समस्या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो सोचोगे एडवांस लेवल पे तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए सर अदिश सदिश वाला को क्वेश्चन है, सदिश सदिश वाला, जिसकी दिशा और परिमाण होती है सदिश, और जिसका केवल दिशा नहीं होता परिमाण होता है, वो क्या है, अदिश, ठीक है। संदीप गजेंद्र करा दूंगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अनुवांशिकी में अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला मेनागोस्टर, कूट वाले प्रश्न सर, कूट वाले प्रश्न सर, ये लो भाई, ठीक है, रोते रहते हो कूट वाले प्रश्न के लिए, लो पकड़ो बनाओ। ऐसा बोलते हो जैसे कि क्वेश्चन मेरे से बन ही जाएगा, ठीक है। आए दिन रोते रहते हो कि राकेश सर कूट वाले प्रश्न नहीं कराते, लो कर लो, बना के बताओ मेरे को, ठीक है। विजय कुमार बोल रहे इसमें, अरे इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी गारंटी है। यूट्यूब में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, ठीक है, टेंशन मत लो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ बेटा, है ना, यूट्यूब में बोल रहा हूँ, वीडियो रहेगा तो 3 तारीख को पेपर है, 3 तारीख के बाद आके मिलना मेरे से, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। मैं कम पढ़ाऊंगा लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, हमको एग्जाम निकालना ना, पीएचडी थोड़ी करना है, ठीक है। चलिए बताओ भाई, अनुवांशिकी में अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगोस्टर का उपयोग क्यों किया गया है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए, उन्हें बगीचे में आसानी से संवर्धित किया जा सकता था क्या, उन्हें कई विपरीत लक्षण दिखाए, जनन काल 1 वर्ष का था, लिंगों में स्पष्ट रूप से विभिन्नता थी, एकल संगम में बहुत कम संतानें उत्पन्न हुई थी। ये लो बता लो भैया। चलो आंसर आ चुका है बहुत सारे बच्चों का। मेरे को तो अभी से धड़कन तेज हो रहा है, धड़कन को कंट्रोल कर रहे बाबू, है ना। मेंटेन यूर दिल, हार्ट, लीवर, किडनी सब ठीक है, मेंटेन करके रखना 3 तारीख तक। पता चला 3 तारीख तक सड़क गया है भाई, पेपर है, आराम से दिलाना है, मेरे को पता है। और जिन लोग तैयारी किए हो ना उन लोग को डर लगेगा, ठीक है। जिन लोग तैयारी नहीं की उनको कहा डर लगेगा, तो जिन लोग तैयारी किए हो बिल्कुल लगेगा डर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घबराहट भी होगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है भाई, है ना। पढ़ोगे तो डर लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो डर नहीं लगेगा। अब कई लोग ऐसे मुंह उठा चले जाएंगे पेपर दिलाने, तो उनकी बात तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। और उन लोग तो मेरे क्लास से जुड़ते भी नहीं है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो अनुवांशिकी में अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर का उपयोग क्यों किया गया है। तो बेटा बता दूं, ये ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर जो है ये एक जीव है ना। और ये बगीचे में नहीं, ये कहां किया गया था, लैब में किया गया था। कहां किया गया था, लैब में। तो बगीचा में थोड़ी करेगा, ठीक है। तो बगीचा में नहीं किया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत। तो जहां जहां ए है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। उन्होंने कई विपरीत लक्षण दिखाए, सही दिखाए होंगे तभी तो कर रहे थे ना। हमारा मेन कॉन्सेप्ट देखो, हम लोग तो पढ़ ही रहे ना जीन, ताकि लक्षण अलग अलग दिखे। तो बिल्कुल बी तो सही है ना। नहीं भी पता तो तुक्का मार सकते हो। क्यों बताऊं, क्योंकि विपरीत लक्षण टॉपिक का ही कार्य है।
तो विपरीत लक्षण वाला ही तो पढ़ रहा है ना, चाहे वो मेंडल हो चाहे कोई हो, ठीक है। तो जहां जहां बी होगा वो करेक्ट आंसर हो, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बी नहीं है। अब देखो तुक्का मारने की स्टाइल बता रहा हूं तुम लोग, तुक्का कैसे मारना है। अब बच गया 2, 50-50 मार सकते हो, लेकिन आगे भी पढ़ना है। जनन काल 1 वर्ष का था। भाई ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर है, इसका जनन काल कैसे 1 वर्ष हो सकता है, चलो नहीं पता, छोड़ो आगे बढ़ो। लिंगों में स्पष्ट रूप से भिन्नता थी। अब तुम ही लोग बताओ कि जब उसके विपरीत लक्षण होंगे तो उसके लिंग में भी भिन्नता तो होगी ही ना। बिल्कुल सही है, तो डी वाला भी सही है, तो इसमें डी नहीं है, तो बच गया कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर 1। इसको भी देखते हैं, एकल संगम में बहुत कम फालतू है, ठीक है। चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर 1। हमको नहीं भी पता ना तो हम इस चैप्टर से कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। भाड़ में जाए दुनिया भर की चीजें। चलिए अगला क्वेश्चंस, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लाइनफेल्टर संलक्षण में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कभी कभी मेल बनता है, कभी कभी फीमेल, और कभी कभी थर्ड जेंडर बन जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल तो कॉमन चीज है ना। मेल और फीमेल कब बनता है, जब एक्स एक्स होगा किसका, फीमेल का, और एक्स वाई किसका होगा, मेल का। अब कभी कभी कंडीशन बन जाता है कि कोई थर्ड जेंडर बन गया, है ना, क्या बन गया, थर्ड जेंडर बन गया। तो कंडीशन कैसे बनेगा सर, कंडीशन कैसे बनेगा सर, तो कंडीशन कैसे बनेगा, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। कैसे बनेगा, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। चलो बताओ, इसे कमेंट करके आंसर दो। ठीक है, तो जो क्लाइनफेल्टर संलक्षण होता है ना, इस क्लाइनफेल्टर में आपको विशेष चीज देखने को मिलता है। क्या चीज देखने को मिलता है बेटा, तो ये आपको देखो जो बनेगा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, या तो लड़का बनेगा या क्या बनेगा, लड़की। तो इन दोनों के मिलाप से लड़का बनेगा तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा, एक सवाई ही होगा, यही ना। लड़की होगा उसका क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो कभी कभी हमको देखने को मिलता है ना, कभी कभी देखने को मिलता है कि क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसमें 23 जोड़ी के जगह पे, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र की जगह में 47वां गुणसूत्र देखने को मिलता है। कौन सा गुणसूत्र देखने को मिलता है, 47वां गुणसूत्र। और 47वां गुणसूत्र बेटा एक समय वाई आ जाता है, क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। तो एक्स वाई को क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। और इसमें जो बार बॉडी की संख्या होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1, क्योंकि एक ही तो है ना, एक ही है। मतलब देखो टोटल आपके जो क्रोमोसोम है वो कितने होंगे, 46, और उसमें एक मिल जा रहा है, एक मिल जा रहा है, तो कौन सा बन जाए, थर्ड जेंडर बन जा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 47 हो गए। तो एक्स के साथ क्या बनता है, वाई बनता है, क्या बनता है, वाई बनता है। तो एक ही आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर। क्या है वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, एक बार मेरे को यस या नो में आंसर दो। क्या ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दैनिक जीवन के लिए, आपको जानना भी जरूरी है ना कि कैसे थर्ड जेंडर पैदा होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक तो एक्स्ट्रा आ जाता है, सोचो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, मतलब जो थर्ड जेंडर होता है बेटा उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। कौन सा, वाई वाला बोलो चाहे एक्स वाला बोलो, कोई बोलो एक्स वाई। यस सर आया तो यस सर, नहीं आया तो नो सर। अब नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। फिर हमारी क्लास ज्वाइन करो शिक्षक भर्ती की, उसमें पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बेमेल युग्म ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बेमेल युग्म, ठीक है। चलिए अब बेमेल युग्म याद करना है बेटा आपको। बेमेल युग्म कैसा, तो क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम X0, हीमोफीलिया लिंग संबद्ध, डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल एनुप्लोडी, और टर्नर का सिंड्रोम मंद लैंगिक विकास। सर एससी में कितना, भाई क्वेश्चन पेपर देखा नहीं हूं, कट ऑफ कैसे बता दूंगा, मैं कोई देवता होता थोड़ी हूं, इंसान हूं, मैं भी टीचर हूं, ठीक है। कट ऑफ बिना पेपर देखे मैं नहीं बता सकता भाई, मैं दूसरा कोचिंग वाला टाइप करनी हूँ, लो भैया करें, वो सब मेरा काम नहीं है। जब पेपर हो जाएगा, पेपर में बैठूंगा, दिलाऊंगा, उसको देखूंगा बैठ के यहाँ पे आराम से, उसके बाद बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, बेमेल मतलब समझ रहे हो, अलग कौन सा है ना। तो क्लाइनफेल्टर की, हीमोफीलिया की, डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को कि थोड़ा थोड़ा है क्या चीज। अब इसका आंसर तो मेरे को पता है, सब लोग दे ही दियो, क्योंकि तुरंत बताया हूं ना, एक्स वाई रहेगा, यहाँ पे X0 थोड़ी रहेगा, क्या रहेगा, एक्स वाई। तो ये तो बिल्कुल, इसको जिन लोग नहीं बताए होंगे ना उसको तो डूब के मर जाना चाहिए पानी में, ठीक है। क्योंकि अभी बताया हूं ना भाई, एक्स वाई रहेगा, X0 थोड़ी रहेगा।
तो इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इधर बात करता हूं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है और टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि ये पहला वाला बता दिया हूं। ये देखो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है। एक्चुअल में डाउन सिंड्रोम क्या होता है पता है? टोटल क्रोमोसोम कितने जोड़ी है बेटा? टोटल क्रोमोसोम कितने जोड़ी है? 23 जोड़ी, यही ना? टोटल क्रोमोसोम कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। कभी कभी क्या होता है 21वां जो जोड़ी है ना, सॉरी 21वां नंबर का है, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 और 23, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 23। इसमें का ना जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम है, ये 21वां नंबर क्या क्रोमोसोम, ये वाला, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर तो विलुप्त हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं, जिसको बोल सकते हैं। तो जब 21वां वाला बदल जाता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। याद रखना, कौन सा नंबर क्रोमोसोम पूछेगा तो 21वां नंबर। तो कब डाउन सिंड्रोम होगा? जब क्रोमोसोम 23 में से 21वां नंबर का क्रोमोसोम में चेंजेस होगा, बदलाव होगा, म्यूटेशन होगा, है ना, इसका रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। आपने सिकलिंग सुना है? सिकल सेल जिसको बोलते हैं। सिकल सेल में क्या होता है? आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, चपटा, गोला चपटाकार, वो हंसियाकार बन जाता है। क्या बन जाता है? हंसियाकार बन जाता है। अब हंसिया बन गया है तो फिर वो ऑक्सीजन का परिवहन उतना अच्छे से कर नहीं पाता, ठीक है, फिर बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पे देखने को मिलता है। क्या इतनी बातें भेजे में घुस चुका है डाउन सिंड्रोम? आज तक सिर्फ पढ़े थे, सुने थे, आज कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कि भाई डाउन सिंड्रोम है क्या चीज? टोटल क्रोमोसोम कितने? 23। तो 23 में से 21वें नंबर के क्रोमोसोम में फॉल्ट, फॉल्ट ही बोलेंगे ना, क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं बेटा ये टर्नर सिंड्रोम क्या है। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। इसको भी समझ लो, बाकी ऊपर का तो पढ़ा दिया हूं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। चलिए टर्नर सिंड्रोम क्या है इसको भी समझ लो। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है पता है? टर्नर सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम कितने? 23 क्रोमोसोम। सर कितने क्रोमोसोम? 23। 23वां नंबर में से जो कि 22 क्रोमोसोम कैसा है? अलिंग वाला है, और एक कैसा है? लिंग वाला। एक लिंग वाला या तो एक्स एक्स होगा, अगर लड़की होगा तो, और लड़का होगा तो क्या होगा? एक्स और वाई होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ आई कि एक्स एक्स और एक्स वाई क्या चीजें हैं? यस सर। एक्स एक्स जो है सर ये किस में होगा? फीमेल में, और एक्स वाई किस में होगा? मेल में। किस में होगा? मेल में होगा, ठीक है। किस में होगा? मेल में, ठीक है। तो एक्स एक्स और एक्स वाई। कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी ये देखने को मिलता है ये वाला गायब हो जाता है, ये वाला गायब हो जाता है। गायब इन द सेंस समझ रहे हो? बचा क्या? एक्स एक्स वाई, तो ये गायब हुआ तो ये जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। मतलब आपके 46 गुणसूत्र में बचे कितने? 45। कितने बच गए? 45। इस कंडीशन में जो फीमेल होगी, फीमेल, मेल नहीं बोल रहा हूं ना, किसमें? फीमेल का गायब किया हूं, क्योंकि मेल तो मेल में भी एक्स है, तो फीमेल का क्या हो जाता है? एक ठो गायब। ये लो गायब। तो कितने क्रोमोसोम बच गए? 45। तो जो 46 होना था अब वो कितने हो चुके हैं? 45। इस कंडीशन को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसी जो महिलाएं होती है वो फिर मां अच्छे से नहीं बन पाती, अच्छे से क्या बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया बांझपन कैसे होता है? ये स्टेरिलिटी की जो समस्या आती है बेटा, ये देखने को मिलता है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम 47 हो गया, तो कौन सा चीज देखने को मिलता है? क्लाइनफेल्टर वाली समस्या। कौन सा देखने को मिलता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर ये 46 का एक कम हो गया, 45 हो गया, तो क्या देखने को मिलता है? टर्नर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम कब देखने को मिलता है बेटा? डाउन जब 21वां में फॉल्ट, टोटल 23 में कितने में? 21वां नंबर पे फॉल्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो। यदि ये समझ आ गया होगा तो जितने बच्चे जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और यस और नो में आंसर देना कि समझ आया कि नहीं आया। चलिए, समझ आया कि नहीं आया बिल्कुल आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, और ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है भाई? ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मानव भ्रूण का लिंग खाली स्थान निर्धारित होता है
मानव भ्रूण का लिंग खाली स्थान निर्धारित होता है अंडे के एक्स गुणसूत्र द्वारा, शुक्राणु के एक्स या वाई गुणसूत्र द्वारा, शुक्राणु के केवल वाई गुणसूत्र द्वारा, या माता के स्वास्थ्य द्वारा। चलो बता दो भाई। चलिए मानव का भ्रूण लिंग, ये तो बहुत क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है क्या? नहीं। कि भाई मानव भ्रूण का लिंग किसके द्वारा डिसाइड होता है भाई? अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाले, तो मैं समझा चुका हूं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, है ना, शुक्राणु के एक्स या वाई गुणसूत्र के द्वारा। हमने देखा ना मेल डिसाइड करता है ना। अब देखो समाज कितना गंदा है। एक्स एक्स किसमें पाया जाता है? फीमेल में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में। और मेल में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। सॉरी, ठीक है। तो यहां पे मेल में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। अब देखो समाज इतना निगेटिव थिंकिंग का है कि अगर बच्चा लड़का हो रहा है लड़की हो रहा है तो महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं, है ना। मतलब ताना मारना, सुनाना, है ना। किसको करते हैं? फीमेल को सुनाते हैं। लेकिन यहां पे सोचो, यहां पे किसके कारण से लड़का हो रहा है और किसके कारण से लड़की हो रहा है? तुम ही लोग बताओ। देखो पढ़ाना यहाँ पे उद्देश्य, चीजों को थोड़ा समझना भी जरूरी है ना। आप लोग क्वेश्चंस करोगे, प्रयोगशाला परिचारक बनोगे, वो अलग चीज है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, यहां पे लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, ये किसके क्रोमोसोम से है? भाई 50-50% कंडीशन है, 50-50% कंडीशन है, या तो लड़का होगा या लड़की। लेकिन लड़का होगा कि लड़की होगा किसके क्रोमोसोम से डिसाइड होगा? तो ये वाई डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ये वाई। और वाई किसके पास है भाई? मेल के पास है। तो गलती ना तो मेल की है और ना किसकी है? फीमेल की है। कंडीशन ऐसा है बेटा कि वो 50-50% कंडीशन है, या तो अरे मेल की गलती नहीं है बेवकूफो, मेल की गलती है बोलते हो। मेल की कहा गलती भाई? तुम जीन को थोड़ी जान रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ही गिन गिन के जीन डाल रहे हो, 23 जोड़ी 24 जोड़ी, फिक्स है वो, ठीक है। एक से मूर्ख लोग बैठे रहते हैं क्लास, ठीक है। चलो मतलब चलिए अगला क्वेश्चन भाई आपसे पूछ रहा है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण में देखा जाता है। अब ये मेरे क्लास के बच्चे बताएंगे भाई कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ये जितने बच्चे जो साध्य पीएससी एकेडमी से हो जाएगा, जितने बच्चे जो साध्य पीएससी एकेडमी से कोर्स परचेस किए थे, अगर इनका आंसर नहीं बताओगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। सारी गलती मेरा, ये क्या है? लवली यादव। चलो बताओ भाई, चलो क्लास वाले बच्चे बता दो भाई, क्लास वाले बच्चे बता दो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं क्लास में पढ़ाया हूं। ये देखो, ये जैसे एक्स एक्स होता है ना, वैसे क्या जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ठीक है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। अब ये किस में होगा ये मैं जानना चाहूंगा, कौन बच्चा बताएगा? मनीष कुमार निषाद, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए और किसका आंसर आ रहा है? किसका आंसर आ गया? प्रीति का आंसर आ गया, जय श्री राम का आंसर, वेरी गुड। चलो क्लास के बच्चे दिखाई देते हैं, मुझे खुशी होता है। सर मेल का क्रोमोसोम वाई, ये पता चलेगा, बॉयज जगदम्बा बोरी डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो विच इज द करेक्ट आंसर? मोर। तो बेटा जो जैसे कि आपके ह्यूमन बॉडी में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ये किसका है? ये किसका है भाई? मेल का। किसका है? मेल का। और ये किसका है? फीमेल का। किसका है? फीमेल का। वैसे ही जो जेड जेड होता है ये मेल का है। किसका है? मेल का। और जेड डब्ल्यू किसका है? फीमेल का है। उल्टा है ना, थोड़ा सा याद रखना। और ये देखने को मिलता है बेटा सरीसृप और किसमें? पक्षियों में। किसमें देखने को मिलता है? पक्षियों में। अब यहां पे ढूंढते रहो पक्षी कहां पे है,
तो पक्षी मतलब बेटा मोर, मोर हमारी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें जो लिंग डिसाइड होता है वो कौन से क्रोमोसोम से होता है, जेड और जेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत सारे चीज आपको, हाँ हाँ अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे एक सेक्स होता है किसमें, फीमेल में, यहाँ पे मेल में जेड होता है, ये याद रखना। इसीलिए तो मेल साइड लिखा हूं ना, है ना, मेल साइड लिखा हूं, इसको फीमेल साइड लिखा हूं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के क्लास में आपको बहुत सारी चीजें, नई नई जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला एक मानव पुरुष में सामान्य मर्दाना लक्षण दिखाई देता है, जनन क्षम कम होता है, केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, या एक, इसको तो तुम लोग बताओगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मैंने करा दिया, तो इसकी आंसर तुम लोग दोगे भाई, जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हो। जो वीडियो को लाइक नहीं कर पाओ, बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, और आज कोशिश करना भाई सभी लोग, जितने बच्चे क्लास खत्म होने के बाद अपने स्टेटस में इस वीडियो को जरूर लगाएं, ताकि जितने जो हमारे भारतवंशी हैं उनको पता चले कि भाई जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकता क्या है। वो बेचारा ग्रेगर जोहान मेंडल मरने के बाद उसकी क्वालिटी पता चली कि हाँ भाई तुम ये बोलना चाह रहे थे, 30 साल बाद वो मर गया तो भी पता चला हाँ भाई तुम ये बोलने वाला चाह रहे थे, ठीक है। तो इतना खतरनाक तो हमारा साइंटिफिक चीजें हैं, ठीक है। मतलब मरने के बाद 3 साल बाद जाना कि हाँ ये समझाना चाह रहा था जेनेटिक्स के बारे में। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, XXY के साथ 47 गुणसूत्र किसमें होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चंस, मेंडेलियन द्विसंकरण क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बच्चा वाला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल कर लोगे, बता दो भाई कितने जीनोटाइप और कितने फेनोटाइप्स होते हैं। चलो इसका आंसर मैं चाहूंगा, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। चलो 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 बता दो भाई। तो फेनोटाइप होता है बेटा 4 और जीनोटाइप कितने होते हैं, 9। तो धोखा नहीं खाना है, क्रमशः क्या हो जाएगा, 9 और 4। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, और मुझे पता है नीसू का देखो आंसर आ गया। ये नीसू देख लो, क्लास में बैठी हुई फिर भी गलत कर रही, गलत नहीं करना बेटा, मैं एग्जाम के बाद लगा दूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कभी भी लगाओ। आज का क्लास बहुत मजेदार है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जितनी भी टॉपिक्स, पूरे 20 के 20 टॉपिक कहाँ पे डली हुई है, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट टाइम करा रहा हूं मैं, क्लास में पढ़ाया भी नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको बताना है कि मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी से 200 लाइक नहीं हुआ है, देखो के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, परीक्षार्थ क्रॉस, प्रतीप क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, या उपयुक्त में से एक से अधिक। विच इज द करेक्ट आंसर भाई, चलिए बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुम बता दो, स्वतंत्र वर्गीकरण या स्वतंत्र अभिवन के सिद्धांत को हम लोग बता सकते हैं किससे, द्विसंकर क्रॉस से। किससे बता सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस मेथड से, ठीक है, जिसको मॉर्गन ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने की, ये बता दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आज आप लोगों का ना आंसर बहुत सही सही आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में फंसे हो और कुछ क्वेश्चन में बढ़िया आंसर आ रहा है तुम लोगों का, मतलब बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा प्रयोगशाला परिचारक में। बिल्कुल भाई, साध्य PSC एकेडमी अभनपुर जरूर आइए आप लोग, चयन होने के बाद, है ना। पार्टी मेरे तरफ से रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आ जाओगे, सर बुलाए हैं तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, खाली पी ले आ जाना, पार्टी मैं दूंगा, मैं खिलाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग शकल लेके, है ना, ऐसे शकल बना के आ जाना बस, ठीक है। मतलब सिलेक्शन के बाद है ना, बिना सिलेक्शन के शकल मत दिखाना मुझे, ठीक है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, ग्रेगर मेंडल। मेंडल के बारे में पढ़ा तो वही देगा ना, मैं थोड़ी दूंगा, ठीक है। तो मेरा नाम तो है भी नहीं, ऑप्शन में कौन दिया है, ग्रेगर जोहार मेंडल। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है, ये बताना है। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन और ऊतक। जीन और ऊतक, तो क्या है भाई, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन और ऊतक। ये गलती नहीं होना चाहिए, आज मैं हूं इसलिए सब सही, तुम क्या इलेक्ट्रॉन हो जी जो चारों तरफ घूम रहे हो, है ना। चलो विच इज द करेक्ट आंसर, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, साला बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ाता हूं तो बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, करना क्या चाहते हो तुम लोग, ठीक है। सर एग्जाम सेंटर बताइए, मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है। मुझसे क्या मिलोगे तुम लोग, यहाँ ना, ठीक है, साध्य PSC एकेडमी, यही मिलूंगा। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है भाई, जीन। जो मूल इकाई क्या है वो जीन है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिनके अलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण के फिर से अभिव्यक्ति की जाती है, खाली स्थान से संबंधित है। चलो भाई बता दो भाई, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 10 चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर बताना है। जीन के अलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता है और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों के फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन खाली स्थान से संबंधित है। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, या प्राकृतिक वर्ण का नियम। चलिए बता दीजिए भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी से आंसर चाहूंगा कि ये अनुवांशिकता वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से मजा ले लेके पढ़ रहे हो, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। सबसे कठिन टॉपिक में आप लोग रिलैक्स हो, ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो जिनके अलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता है और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण के फिर से व्यक्ति हो जाती है, यह कथन ये किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर बी, विसंयोजन नियम, है ना। कौन सा संयोजन नियम? विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। एक दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। ऑप्शन 1 क्या है भाई? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? विसंयोजन नियम, जिसको पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, इस विसंयोजन के नियम को मूल सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल सिद्धांत। याद रखना है, मूल सिद्धांत। तो पूछेगा कि ग्रेगर जोहान मेंडल के कौन से नियम को मूल सिद्धांत कहते हैं? तो विसंयोजन का नियम, और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है। और जो ग्रेगर जोहान मेंडल का तीसरा नियम है वो क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, असॉर्टमेंट्स, या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये द्विसंकर पे आधारित है। किस पे आधारित है? द्विसंकर पे आधारित है। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई अपना? द्विसंयोजन का नियम। अब मुझे कमेंट करके आंसर दो, मुझे कमेंट करके आंसर दो, प्राकृतिक वर्ण का नियम किसने दिया है? पूजा बोल रही है सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं इसलिए मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्राकृतिक वर्ण का नियम, प्राकृतिक वर्ण का नियम, ये बता दो भाई, प्राकृतिक वर्ण का नियम किसने दिया है? थोड़ा मैं भी मजा ले लेता हूं। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का नियम किसने दिया है ये बता दो। बहुत बढ़िया, वंदना का आंसर आ चुका है। डार्विन, 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 जसवंत, कोमल, सीमा, सीमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसने दिया है भाई? नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। और ये किसने दिया है? तो ये दिया है हमारा डार्विन साहब ने। किसने दिया है? डार्विन ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, ग्रेगर जोहान मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए खाली स्थान पादप का प्रयोग किया था। चलो ये तो बहुत हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है, हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन पेपर में छपेंगे कि ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? गैसीपियम हिंसुटम, पाइसम सेटाइवम, या ट्रिटिकम एस्टिकम, या ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे कुल मिला के क्या बोल दिया गया है? मटर पादप का साइंटिफिक नेम बता दो भाई। तो मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। तो ये विच इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम। और ओराइजा सेटाइवा किसका है मेरे कमेंट करके बताना। धान का। किसका है? धान का, चावल का क्या है? ओराइजा सेटाइवा। चले बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मेंडल द्वारा किस लक्षण को प्रमुख लक्षण के रूप में पाया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लक्षण को प्रमुख के रूप में पाया गया था। देखो हमारे बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं किए हैं। 306 लोग जुड़े हो लाइव, और 306 लाइक मुझे चाहिए। तो जितने लोग नहीं किए हो एक बार लाइक जरूर कर दो भाई। चलिए ठीक है, उससे मोटिवेशन बना रहता है यार, एनर्जी के साथ पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, नहीं तो आराम से पढ़ा दो ये ABCD करके, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, चलिए तो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मेंडल द्वारा किस लक्षण को प्रमुख लक्षण के रूप में देखा गया? छोटा पौधा और गोल बीज, छोटा पौधा और झुर्रीदार बीज, लंबा पौधा और झुर्रीदार बीज, लंबा पौधा और गोल बीज। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, सभी बच्चों का आंसर मैं देखना चाहूंगा। DBC विच गलत आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर आ गया, लंबा पौधा और गोल पौधा। ठीक है, तो इन्होंने लंबा पौधा और गोल पौधा लिया, सॉरी गोल बीज लिया। तो गोल बीज लिया तो देखा कि गोल बीज उसका प्रभावी झुर्रीदार होता था। ठीक
ठीक है, लंबा पौधा लिया, उसका प्रभावी ड्वार्फ होता था, तो उन्होंने टॉल पे लिया और क्या लिया, गोल बीज पे लिया। गोल बीज पे दिया तो राउंड शेप में था, उसका रिंकल वाला बना, और ये पौधा जो लंबा होता था उसका झुर्रीदार दिखाई दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग में निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी होता है। प्रभावी मतलब अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं और एक को दबा दिया जा रहा है, अगर मान के चलो मोटू द्वारा छोटू को दबा दिया जा रहा है तो प्रभावी कौन सा होगा, मोटू होगा, है ना। प्रभावी मतलब जिसका वर्चस्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जिसका वर्चस्व ना हो, जो दब जाए, उसको रेसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसेसिव, अप्रभावी। आपको बताना है हरा बीज, झुर्रीदार बीज, बौना पौधा या गोल बीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी तुरंत बताया हूं भाई, गलत नहीं करना है। क्या बताया हूं, गोल बीज। क्या बताया हूं, गोल बीज। इसका आपका अप्रभावी क्या हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। क्या हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेंडल ने खाली स्थान के आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम दिया। इसको तो बिल्कुल करोगे आप लोग, आंसर देख लिए थे सर, ठीक है, यहां तो देख लोगे, वहां किसे करोगे। चलिए, तो मेंडल के आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम किसने दिया था, द्विशंकर क्रॉस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा, ये भी रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना। प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, मेंडल या वाइजमैन। विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन साहब ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सर्वाइवल एंड फिटेस्ट, जो व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा वही इस पृथ्वी पर क्या हो पाएगा, फिट हो पाएगा, नहीं तो अनफिट होके मर जाएगा, डायनासोर चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से लो भाई, कुट वाले प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, आराम से पढ़ना तुम लोग, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। चलिए इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई। मटर के पौधे के साथ मेंडल के प्रयोग ने 1:2:1 का मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप्स अनुपात दिया। छोटे आबादी में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन, ठीक है, ये भी आ गया। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट तीसरा है, माता पिता के संतान तक लक्षणों का संचार अनुवांशिकता कहलाता है। सही है भाई, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, तीनों सही है सर। ठीक है, तीनों सही है, ए बी सी तीनों याद रख लेना। छोटी आबादी में जीन आवृत्ति परिवर्तन को अनुवांशिक विचलन कहा जाता है, और माता पिता संतान तक लक्षण जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। एक बार और बता दूं, प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की साइंस की एमसीक्यू, जो कि 1 लाइनर है, ठीक है, एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर है, अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे हो गए तो 5 घंटे लगेंगे पूरे पुस्तक खत्म करने में, है ना। थ्योरी नहीं दिया है, एमसीक्यू और 1 लाइनर दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। कुछ भी दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। साथ ही साथ 20 पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। कार्य, ऊर्जा उपयोग स्रोत, ध्वनि, ताप, प्रकाश, विद्युत धारा, उष्मा, फिर पारिस्थितिक तंत्र, पिरामिड, फिर पूरा केमिस्ट्री के टॉपिक्स, फिर बायोलॉजी टॉपिक, ऐसे करके पूरे टॉपिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट न्यूज, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरी साध्य की टीम के द्वारा साहू सर के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर 2025 जो कि जनवरी से जून तक की है, आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर इसको आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो आपको साल भर इसमें अलग अलग महीने के कंटेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ये आपके दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। खालिस्तान डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए
पुस्तक बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद भाई, मैं खरीद ली हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। ठीक है, लगभग 1000 से ऊपर बच्चे खरीद लिए हैं, अभी भी समय है, आप लोग के पास खरीद सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि प्रिंट आउट करा के बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर आते हैं। डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। कीमत कितना है सर? 128 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, 128 रुपए है। ठीक है, चलिए। खालिस्तान डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। गुणसूत्र, केंद्रक, लक्षण और जीन। चलो बता दो भाई, खालिस्तान डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, जीन। पूरा कथा कहानी जीन पे आधारित है। सर सीजी पुलिस के लिए, तो भाई सीजी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीजी पुलिस हो, क्योंकि उसमें भी 12 नंबर का साइंस पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। खालिस्तान का विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुई। तो बता दो भाई कि किसका विकास का सिद्धांत? विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन, वैलेस, मेंडल और लैमार्क। तो किसने दिया है भाई? सब जानते हो किसने दिया है? डार्विन साहब ने। विकास का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन साहब ने। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरामिडाइन होता है? आरएनए में मौजूद पूछा है, डीएनए में नहीं। तो मैंने डीएनए का क्या क्या बताया था आप लोगों को कि डीएनए में बताया भाई एडेनिन और थायमिन, और उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन। ये कहां पे? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। यहां पे यूरेसिल जो है, ये यूरेसिल इसको हटा के क्या करता है? आरएनए में अपनी संरचना बनाता है। तो याद रखना कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूरेसिल जो घुस जाता है गुआनिन को हटा के, और गुआनिन जो है उसको हटा के यूरेसिल किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार पुनः बता देता हूं, जिन बच्चों को पूरे टेस्ट सीरीज एक साथ चाहिए, जो साध्य पीएससी एकेडमी में टेस्ट सीरीज हुआ है, और वो टेस्ट सीरीज अगर आप किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, अगर लेना चाहते हैं तो 31 रुपए में आपको ये पूरे 5 मॉक टेस्ट मिल जाएगी। इसको बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बुक अलग है, दूसरी बुक ये साइंस की बुक है, इसकी कीमत 128 रुपए है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की लाइन है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कल पुनः मुलाकात करेंगे। हालांकि आपके जो विज्ञान के 20 टॉपिक थे वो पूरी डली हुई है। अगर आप साइंस बाई एमसीक्यू राकेश सर करके सर्च करेंगे तो यूट्यूब में हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छी यात्रा रही आप लोगों के साथ, हमने लगातार एक एक टॉपिक पर डिस्कस किया। बहुत सारे बच्चे हमारे सपोर्ट में रहे, सपोर्ट इन द सेंस लास्ट से शुरू से लेके आखिरी तक क्लास में जुड़े रहे। उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे जुड़े हुए सब वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में क्या होगा उसको मैं आगे बिल्कुल आपको बताऊंगा, क्या रणनीति होगी, आपको कहां कहां डाउट है। मैंने कोशिश किया हर एक एंगल पे आपको समझाने की, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए सर प्लीज फिजिक्स का मैराथन, ठीक है भाई, आप लोग की डिमांड बिल्कुल है ना पूरी की जाएगी। मेरा बस चले तो रात भर पढ़ा दूं फिजिक्स, है ना। चलिए चलिए, मनीष बोल रहा है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। ठीक है, रिवीजन करो भाई, है ना, रिवीजन करो, जितना नोट्स बनाओ बार बार पढ़ो। ठीक है।